कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं भूगोल का तीसरा चैप्टर जल संसाधन का जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसको लेकर के आ गया हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें कुल मिलाकर के 15 प्रश्न हैं और इन 15 प्रश्नों को मैं अच्छे से करूँगा, आपसे पूछता चलूँगा और आप भी इसका जवाब देते चलेंगे, ठीक है ना? तो आइए प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है पृथ्वी का पृथ्वी का कितना प्रतिशत पहला प्रश्न है पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? बताओ, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? यदि इसका जो है आपने रिवीजन नोट्स देखा है, पढ़ा है, इस वीडियो को मैंने अभी जो पढ़ाया, इसको अपलोड किया है, तो आप आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। इसी प्रश्न का नहीं, बल्कि जितने भी प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों का जवाब आप खटाखट दे सकते हैं। तो अगर पढ़ा है तो बता दीजिए प्यारे बच्चों, कौन सा जवाब सही होगा? बताओ, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? हाँ, तो जो बच्चे विकल्प सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो विकल्प कौन सा है प्यारे बच्चों? सी। ठीक है, आइए अब दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न है हमारा, बांधों को भी कहा जाता है। बांधों को भी कहा जाता है। बांधों को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? बांधों को क्या कहा जाता है? देखो विकल्प क्या लिखा है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल स्रोत, बाढ़ नियंत्रण का उपाय, जल का भंडार। बता दो प्यारे बच्चों, आप सबको बताया था ना? हाँ हाँ, तो विकल्प ए वाला आपका क्या है? सही है। जो बच्चे विकल्प ए सोचे होंगे, बिल्कुल सही सोचे होंगे। तो बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। आइए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है तीसरा प्रश्न? जल की आपूर्ति, जल की आपूर्ति की तुलना में कमी को क्या कहते हैं? जल की पूर्ति की तुलना में कमी को क्या कहते हैं? जब जल की कमी होने लगती है तो आप जानते हैं ना, क्या कहते हैं? जलाभाव, यानी जल का अभाव, यानी जल की कमी। तो बच्चे विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी। आपने भी सोचा होगा यही, है ना? हाँ, तो आओ अब चौथा प्रश्न की ओर देखते हैं। तो चौथा प्रश्न है प्यारे बच्चों, वो चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से, लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से भारत में जल स्तर में कमी के लिए उत्तरदायी है? क्या कारण है कि भारत का जो जल स्तर है उसमें कमी आ गई? क्या कारण है? कौन है इसमें जो विकल्प है, कौन सा उत्तरदायी है? क्या सिंचाई है? क्या औद्योगिकरण है? क्या शहरीकरण है? क्या अति सिंचाई है? तो कौन सा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों? तो अति सिंचाई है। क्या है? अति सिंचाई। क्योंकि आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, बताओ तो जरा। इसमें विकल्प हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा? डी वाला। मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा विकल्प हो जाएगा? डी वाला। क्यों? क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा जो है सिंचाई जो है किया जा रहा है, जिसकी वजह से भारत का जो जल स्तर है ना, वो कम होता जा रहा है। पांचवा प्रश्न है आपका कि जलीय संरचना का प्रमाण मिलता है, कब से मिलता है? प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्राचीन काल में, प्राचीन काल में। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? प्राचीन काल में। जलीय संरचना का प्रमाण कब से मिलता है? प्राचीन काल में से ही, है ना? छठा प्रश्न आइए देखते हैं। छठा प्रश्न है प्यारे बच्चों, 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने, 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र की जल आपूर्ति के लिए किसका निर्माण कराया? किस चीज का निर्माण कराया था? उसने हौज खास का निर्माण कराया था। किस चीज का निर्माण कराया था? हौज खास का निर्माण कराया था। उसमें पानी जो है भरे जाते थे। सातवां प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सातवां प्रश्न, सातवां प्रश्न है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? आधुनिक भारत के मंदिर अगर कहा है तो आप जानते ही हो, हमने पढ़ाया था उसमें, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को
आधुनिक भारत का क्या कहा था उन्होंने? मंदिर कहा है। क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मेरे प्यारे बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा तटबंध बांध है। तो भारत का सबसे ऊंचा तटबंध बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। 9वां प्रश्न है, कोयना परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? यानी कोयना परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर। किस नदी पर मेरे प्यारे बच्चों? बताइए, कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है, रिहंद घाटी परियोजना, रिहंद घाटी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? इसका जवाब आपको देना है। विकल्प सोच लीजिए। रिहंद घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए जरा, विकल्प लगाइए। क्या दिया है? सोन, रिहंद, साबरमती, चंबल। तो आप सबने सोच लिया है। तो प्यारे बच्चों, विकल्प आपका ए है। जिसने ए सोचा उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए 11 नंबर प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। किन दो राज्यों के मध्य कृष्णा गोदावरी जल विवाद है? यानी किन दो राज्यों के मध्य जो है कृष्णा और गोदावरी नदी का जो जल है उनके बीच लफड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है? बताइए जरा। विकल्प दिया है तमिलनाडु एवं कर्नाटक, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र एवं केरल। हमने पढ़ाया था, बता दो विकल्प बच्चों। हाँ, तो विकल्प बी वाला क्या है? कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के मध्य जो है कृष्णा और गोदावरी जल का विवाद चल रहा है। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों का क्रम निर्धारित कीजिए। बहुत ही गजब का प्रश्न है। क्या कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों का क्रम निर्धारित कीजिए। विकल्प दिया है, ए नर्मदा, केन, चंबल, सोन, केन, नर्मदा, सोन, चंबल, नर्मदा, चंबल, केन, सोन और नर्मदा, सोन, चंबल, केन। तो विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? विकल्प आपका हो जाएगा, सोच लो जरा। जो बच्चे विकल्प सी सोचे हैं बिल्कुल सही सोचे हैं, नर्मदा, चंबल, केन, सोन सही रहेगा। 13वां प्रश्न है, 13 नंबर है, दक्षिण भारत के किस राज्य में, दक्षिण भारत के किस राज्य में हर घर की छत पर वर्षा जल संग्रहण हेतु ढांचा बनाना अनिवार्य कर दिया गया है? ये प्रश्न तो मोस्ट है, आप तैयार कर लो। और ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसको आप कर भी लोगे। बता दो, दक्षिण भारत के किस राज्य में हर घर की छत पर वर्षा जल संग्रहण हेतु ढांचा बनाना अनिवार्य कर दिया गया है, और नहीं बनाएंगे तो उनके ऊपर जो है कानूनन जो है एक्शन लिया जाएगा। तो बता दो प्यारे बच्चों, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, कौन सा राज्य है? हाँ, कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है क्या है कि हर घर की छत पर वर्षा जल संग्रहण हेतु ढांचा बनाना अनिवार्य है तमिलनाडु में। अब चलें, 14 नंबर प्रश्न है। तो 14 नंबर जो प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखें। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर होती है? सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है और वो भी विश्व में? देखो, शिलांग विकल्प दिया है, चेरापूंजी दिया है, मासिन राम दिया है, जलपाईगुड़ी दिया है। पढ़े होंगे तो जवाब देंगे, बताओ। हाँ, जो विकल्प सी सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मासिन राम में सबसे ज्यादा बारिश होती है। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मासिन राम में। और चेरापूंजी में भी खूब बारिश होती है, लेकिन विकल्प यहाँ पर सबसे ज्यादा की बात है तो मासिन राम में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मासिन राम में। अब आपके सामने आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न है, गंडाथोर में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? गंडाथोर में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो प्यारे बच्चों बता दो जरा। लिखा है 1000 mm, 2000 mm, 1200 mm, 1500 mm। कौन सा विकल्प है? ये हमने नहीं पढ़ाया था, लेकिन आपको विकल्प सोच लेना है। तो प्यारे बच्चों 1000 mm, कितना? 1000 mm जो है
गंडाधुर में वार्षिक वर्षा होती है। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर था जल संसाधन का बहुविकल्पीय प्रश्न। 15 प्रश्न हमने इसमें से कराए जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बड़ा ही छोटा सा वीडियो था, है ना। आप सबने इसको तैयार भी कर लिया होगा। और यदि आप स्माइल करियर इंस्टीट्यूट प्रतापगढ़ के चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों इसको जो है फेमस करें। हम आप सबसे जो है हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि आप सबके लिए हम बड़ी मेहनत से बच्चों वीडियो बनाते हैं। जब भी खाली समय मिलता है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, फिर भी समय निकाल करके आपके लिए हम वीडियो लाते हैं। इसलिए आपका दायित्व है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मदद करें ताकि हमारा उत्साह बढ़े और हम और अच्छे अच्छे वीडियो आप सबके लिए लाएं। चलिए ठीक है, आप सब जो है पढ़ते रहें, खूब मस्त रहें। इसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है लिख दें, हम आपके जो है प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत।